और बड़ी खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां बीच सड़क पर एक टैंकर के पलटने से उसमें भीषण आग लग गई। टैंकर से ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा दिल्ली कोलकाता हाईवे पर हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बेकाबू रफ्तार की वजह से टैंकर अनियंत्रित हुआ और उसके बाद सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गया। बिजली के तार से संपर्क होने की वजह से जमीन पर बिखरे टैंकर में तेल में आग लग गई। आग तेजी से फैलती गई और टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगाया है। टैंकर की आग बुझाने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक को फिर से बहाल किया गया है। तो कौशाम्बी में एक टैंकर के पलटने से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है जो मौजूद थे वहां पर लोग कि टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद इसमें मौजूद तेल सड़क पर बिखर गया। चिंगारी की वजह से इस तेल में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा टैंकर आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद पूरी ट्रैफिक को बाधित कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया और उसके बाद ट्रैफिक के लिए एक बार फिर से इस हाईवे को खोला गया। सर, लोना मोड़ के पास हड्डी मिल है। हड्डी मिल के पास एक अभियंत्रित रोकेट खंभे से टकरा गई है, जिसमें कि वो पलट गई थी और तार टूटने से उसमें भीषण आग लग गई। ये टैंकर दिल्ली से कलकत्ता के लिए जा रहा था। इसमें 4 लोग सवार थे। 4 लोगों में 2 लोग कूद के भाग गए हैं और 2 लोग नशे की हालत में, जिसको एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। इसको दिल्ली कोलकाता जो हाईवे है, वहाँ क्षेत्र सैनी के लोना मोड़ के पास में एक टैंकर था जो कच्चा तेल लाद कर दिल्ली से कोलकाता की तरफ जा रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। कच्चा तेल होने की वजह से आग काफ़ी भीषण थी। इसके तत्काल सूचना पर पुलिस फोर्स, लोकल थाने की पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की फोर्स मौके पर आई और लगभग 4-5 गाड़ियों के द्वारा 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और इसमें गायर नहीं है, ड्राइवर था, उस वक्त पुलिस को जाएगा, इसका फंड चला दिया गया। यातायात चल रहा है। आग लगने की अगली खबर मुंबई के बोरीवली से है, जहां पर साईधाम मंदिर के पास वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर वेस्ट की एक बस में आग लग गई। बस में लगी आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। बस में आग लगते ही सड़क पर अफरा तफरी मच गई। रूट नंबर 3007 यानी 3007 से ये बस एयर कंडीशन बस थी। डागा ग्रुप की बस को बेस्ट में किराए पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बस में आग तकनीकी खराबी के वजह से लगी और इसे डिपो ले जाते वक्त अचानक ही आग लग गई। राहत की बात तो ये रही कि बस में खराबी के बाद यात्रियों को उतार दिया गया था। उसी के बाद बस में अचानक ही आग लग गई, जिससे किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने बस की आग पर काबू पाया। जल गया पूरा। जाऊ दे फटाफट, जाऊ दे रे, याचा परत लफडा आहे। ए जाऊ दे पटकन चले। और आज सुबह की बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए जाने वाले 5% आरक्षण से जुड़ा पुराना फैसला रद्द कर दिया है। 2014 में ही हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, जिसके बाद 23 दिसंबर 2014 तक यह आदेश कानून नहीं बन पाया था और खुद ही ये लैप्स हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उस अध्यादेश के आधार पर जारी सभी सरकारी फैसले और सर्कुलर भी रद्द माने जाएंगे। अब नए सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे और जो पहले जारी हो चुके उन्हें भी रद्द माना जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 75 स्कूलों को दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे के प्रमाण पत्रों पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। पिछड़े मुस्लिमों को 5% आरक्षण का फैसला रद्द। 75 स्कूलों के अल्पसंख्यक दर्जे के प्रमाण पत्रों पर भी रोक। महाराष्ट्र की महायुति सरकार का यह बड़ा फैसला है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से फरमान जारी हो चुका है और फरमान की इस कॉपी में साफ साफ लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण से जुड़ा पुराना फैसला रद्द कर दिया गया है। कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण पर एडमिशन नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी में नए जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। पहले जारी किए गए आदेश और सरकारी सर्कुलर अब लागू नहीं माने जाएंगे। 2014 में जो 5% आरक्षण दिया गया था वो अब पूरी तरह खत्म माना जाएगा और आगे उस आधार पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो फैसला लिया है उसका क्या असर पड़ेगा ये तो आपने जान लिया।
इस औपचारिक ऑर्डर की जरूरत क्यों पड़ी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आखिर मुस्लिम आरक्षण के इस आदेश का इतिहास क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने की प्रक्रिया साल 2014 में उस वक्त शुरू हुई जब सूबे में पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार के सीएम थे। मुस्लिमों को आरक्षण देने की प्रक्रिया 9 जुलाई 2014 को अध्यादेश जारी होने के साथ आधिकारिक रूप से लागू हुई। इससे पहले 25 जून 2014 को पृथ्वीराज चौहान की कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 9 जुलाई 2014 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अध्यादेश 2014 जारी किया गया और आरक्षण कानूनी रूप से प्रभावी हो गया। महाराष्ट्र की तत्कालीन चौहान सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हुआ। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए 14 नवंबर 2014 को सरकारी नौकरियों में 5% मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसे जारी रखने की अनुमति दे दी। 23 दिसंबर 2014 तक यह अध्यादेश कानून में नहीं बदला, इसलिए ये टेक्निकली लैप्स हो गया। इसके बाद मार्च 2015 में नई सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम आरक्षण के प्रावधानों को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया और अब फडणवीस सरकार ने 2014 के उन पुराने सरकारी फैसलों और सर्कुलर को पूरी तरह से रद्द करने का प्रशासनिक आदेश जारी किया है, जो उस समय के अध्यादेश पर आधारित थे। इस फैसले के पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक विभाग पहले अजीत पवार के पास था और अब ये विभाग उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के पास है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 75 स्कूलों को दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे के प्रमाण पत्रों पर तत्काल रोक लगा दी है। 28 जनवरी को अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक दर्जा देने के सर्टिफिकेट जारी किए गए। पहला सर्टिफिकेट 28 जनवरी को दोपहर 3:09 पर जारी किया गया। 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। उस समय महाराष्ट्र में राजकीय शोक चल रहा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत ली गई। इसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय का जिम्मा संभाल रही सुनेत्रा पवार ने सर्टिफिकेट देने में गड़बड़ी की जांच करने और एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनेत्रा पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच कराने की औपचारिक मांग की है। सीएम फडणवीस ने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखने का भरोसा दिया है। 28 जनवरी को बारामती के पास हुए विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हो गई थी। या संबंध प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी त्या ठिकाणी करावी असं मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही निवेदन त्या ठिकाणी दिलं। मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वस्त केले की उद्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्याकडे राज्य सरकारच्याकडनं या संदर्भामध्ये पत्रव्यवहार केला जाईल आणि ही सगळी चौकशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सीबीआयच्या मार्फत जी काही करू इच्छित आहे त्या संदर्भात त्यांच्याकडनं मुख्यमंत्री या नात्याने पावलं उचलली जाणार आहे। और एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार भी अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच की मांग कर रहे हैं। वो इस बारे में आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पण विषय एवढाच आहे की आज ऍक्सिडेंट झाला कसा, ब्लॅक बॉक्स जळला आणि तो आता भारताच्या बाहेर पाठवला जातोय, हे जे काही विषय आहेत ते आमच्यासाठी महत्वाचे आहेत। त्यामुळे हे दादांच्या बाबतीत प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन होणं हे आमच्यासाठी महत्वाचे, त्याच्यामुळेच आम्ही फक्त त्या विषयावर फोकस करून आहोत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने लखनऊ में बड़ा बयान दिया। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं और उनकी घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। संघ प्रमुख ने बढ़ती घुसपैठ पर कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर भागवत ने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। भागवत ने कहा कि विवाह का मकसद है कि सृष्टि आगे चले, इसी भावना से कर्तव्य बोध आता है। वो आपको दिखाते हैं कि मोहन भागवत ने लखनऊ में क्या कहा। भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट भी करना होगा। उन्हें रोजगार नहीं देना है। हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे तो होने चाहिए।
अभी जनसंख्या दर 2.1 है। ये कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। विवाह का उद्देश्य सृष्टि आगे चले ये होना चाहिए, वरना पूर्ति नहीं, वासना पूर्ति नहीं, इसी भावना से कर्तव्य बोध आता है। ये पहला मौका नहीं है जब आरएसएस चीफ ने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी हो। पहले 2024 में नागपुर, उसके बाद संघ के शताब्दी कार्यक्रम और लखनऊ में यही बात दोहराई है। आपको दिखाते हैं कि पहले कैसे भागवत ने ये बात कही थी। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। आधुनिक जनसंख्या शास्त्र कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज पृथ्वी से खत्म हो जाता है। उसे कोई नहीं मारेगा, कोई संकट न होने पर भी वो समाज नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। अब 0.1 तो इंसान जन्म नहीं ले सकता, इसलिए हमें 2 से ज्यादा 3 बच्चों की जरूरत है। यही जनसंख्या विज्ञान कहता है। कुटुंबात हे शिकतो ना, निरळ्या प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात। 4 भाऊ असले, यूपी के लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस ने आरोपी सद्दाम पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद गुस्साए लोगों के प्रोटेस्ट को देखते हुए प्रशासन ने आरोपी की दुकान को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आरोपी की जिस दुकान को प्रशासन ने तोड़ा है उसमें आरोपी सद्दाम नाई का काम करता था। यूपी के लखीमपुर खीरी में चल रहा ये बुलडोजर एक्शन एक ऐसे आरोपी शख्स को सबक सिखाने के लिए चलाया जा रहा है जिसने 6 साल के मासूम के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी में पीले पंजे का ऐसा वार हुआ कि देखते ही देखते दुकान ध्वस्त हो गई और उसे ट्रॉली पर लोड कर ले जाया गया। मामला लखीमपुर खीरी के पलिया नगर इलाके का है, जहां सोमवार को एक बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बच्ची की शिकायत पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की तो शहर के अलग अलग संगठनों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद एक्शन में आई लखीमपुर पुलिस ने पहले तो आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नगर पालिका रोड के सामने यहाँ पे एक नाई की दुकान है जिसपे लड़का काम करता था, सद्दाम हुसैन नाम था। बीते 2-3 दिनों से सद्दाम हुसैन एक 8 साल की बच्ची थी, उस बेटी को उसने गलत तरीके से छुआ और उसके बाद वो प्रकरण 2-3 दिन हो जाता रहा। कल बेचारी बेटी जो पहचान हो गई, उसके कई जगह पे छुआ गया, तो बेचारी रो रो के उसने बताया अपने मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बेटा ऐसा हुआ है और आप दुकान हटाइए यहाँ से। तब यहाँ पे आके हिंदुओं को पता चला, जाके उन्होंने फिर हंगामा किया। उसके बाद हम लोग कोतवाली गए, उसके बाद उस लड़के को जो कि मुस्लिम था और उस लड़के को पकड़ा गया
पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उस पर विधिक कार्रवाई की गई, जो कि अभी भी कोतवाली में इसमें FIR वगैरह हो चुकी है। उस बंदे की दुकान को हटाया जा रहा है बुलडोजर के थ्रू। प्रशासन ने बुलडोजर से जिस शख्स की दुकान को ढहाया है, उस मुस्लिम युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वो 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था। बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और फिर आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसकी दुकान को हटाया गया है। पुलिस के एक्शन और बुलडोजर चलाने के बाद शहर के लोग आक्रोश में हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में दुष्कर्म के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए 5 महीने पुराने एक गैंगरेप के मामले में आरोपियों पर बड़ा एक्शन लिया है और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया। मंगलवार को की गई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिनकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। उन तीनों आरोपियों के नाम है शिबू, सलमान और अनस। एक कोचिंग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर इन्होंने गैंगरेप किया था। वीडियो बनाकर धमकाने का मामला भी इनके खिलाफ दर्ज हुआ था। सितंबर 2025 में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया, तो अब उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। उसी क्रम में कंपिल में 3 जगहों पर जो ग्राम सभा की जमीन, नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके बाउंड्री बनाकर, दुकान बनाकर, कंप्यूटर सेंटर बनाकर कुछ लोग अवैध कब्जा किए थे और कुछ सामाजिक रूप से निंदनीय कार्यों में मिलित थे। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में FIR भी दर्ज हुआ है और ये दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।